नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर। कंज्यूमर इज किंग। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। एक बार फिर से पूरी दुनिया पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान के बाद लगातार इसके पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। भारत में पिछले 3 दिनों में 23 लोगों के इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड होने की बात कंफर्म हो चुकी है। लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ओमिक्रॉन के लक्षणों और उसके असर को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस वेरिएंट के खतरे को लेकर एकमत नहीं है। कई देश इससे दुनिया भर में तबाही मचा चुके डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह उतना खतरनाक नहीं है और इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के अलावा अब भारत, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे एशियाई देशों में इसके मामले मिलने के साथ ही एक और बात चर्चा का विषय बन रही है और वो है बच्चों में बढ़ता कोरोना संक्रमण। दक्षिण अफ्रीका में बच्चों, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के कोविड संक्रमित होने और अस्पताल में भर्ती होने के मामले तेजी से बढ़े हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज एनआईसीडी के डॉक्टर वासिला जसाट ने कहा है, हमने पहली लहर में बच्चों को ज्यादा प्रभावित होते हुए नहीं देखा। वहीं अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के भी अस्पताल में भर्ती होने के मामले काफी बढ़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हम ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं, हम अपने बचाव के लिए क्या करें। आज के अपने शो में हम ओमिक्रॉन से जुड़े इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बच्चों की वैक्सीन से लेकर बूस्टर डोज तक हर वो पहलू जो ओमिक्रॉन से लड़ाई में मददगार हो सकता है, उस पर बात करेंगे। चर्चा करेंगे कि कैसे ओमिक्रॉन के खिलाफ इस लड़ाई को जीता जा सकता है। इसमें हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर जेसल, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल की पीडियाट्रिशियन है, और हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ओम श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, ये समझना चाहेंगे, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में त्योहार का सीजन एक अभी अभी गया है, लेकिन अभी शादियों का सीजन आ रहा है। ऐसे में ये कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि शादियों का सीजन होगा, भीड़ होगी, उसके बाद क्रिसमस है, न्यू ईयर है। ये वो तमाम मौके हैं जब बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, घूमते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा बड़ा है। जी, सवाल आपका बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी सवाल है। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब से लेकर के समझिए जब तक फरवरी मार्च नहीं निकल जाता, तब तक कई सारे त्योहार हैं, उसके अलावा कुछ इलेक्शंस हैं, और एक आम तौर से एक जनरल फीलिंग है कि अब ये दिक्कत अब आगे हम लोगों को परेशान नहीं करने वाली है। इस किस्म की सिचुएशन में, ये मौजूदा हालात में इन्फेक्शन बढ़ने का चांस ज़रूर है। इसमें बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि आपको चिंता करनी चाहिए, आपको सतर्क ज़रूर रहना चाहिए। और जो केंद्र सरकार जो डिसीजंस लेने वाली है, जिसके बारे में मेरे ख्याल से आने वाले 3 या 4 दिन या 5 दिन में ये मालूम पड़ेगा कि बच्चों को जो वैक्सीनेशन है वो दिया जाने वाला है कि नहीं। इसके बारे में एक निर्णय हम लोग के आगे सामने आएगा, आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से 5, 6, 7 रोज के अंदर। उसमें जो इस समय जितने डोजेस हैं हिंदुस्तान में, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगता है उसको लेकर के बहुत हद तक बच्चों का कवरेज और जो हाई रिस्क लोग हैं उनका कवरेज, जिसमें बुजुर्ग भी आएंगे, जिसमें और कई सारी मेडिकल कंडीशंस आएंगी, जैसे कि आपको जिनका ट्रांसप्लांट हो गया है, या जिनको कीमोथेरेपी शुरू है, या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। ये कई सारी कैटेगरीज हैं जिसको लेकर के इनको वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत पड़ने वाली है, और शुरू कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसमें ये जो स्ट्रैटेजी है, ये हम लोग जितने जल्दी हम लोग एम्प्लॉय करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा होना चाहिए। आपने बहुत सारी बातें कही हैं, इस पर हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ओम समीर भाटी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर भाटी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जेसल सेठ, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने ये बताया कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर के भी कहीं ना कहीं अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, फैसला जल्द लिया जाना है। कितनी बड़ी चुनौती होगी, हम और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन बच्चों का जिक्र पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो है वहां पर यह कहा जा रहा है कि 5 साल से कम बच्चे जो हैं, कम के बच्चे भी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर के भारत में चुनौती कितनी बड़ी होगी?
मैं जो साउथ अफ्रीका के जो केसेस है वो, और जो हमको बच्चों को कोविड वैक्सीन देना है, वो दोनों टॉपिक को एक्चुअली अलग कंसिडर कर रही हूँ अभी के लिए। उसकी ये वजह है कि बच्चों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो एडमिट करने का रेट बढ़ रहा है, उसका रीजन अभी तक हमें पूरी तरह से नहीं मालूम है। क्या डिजीज की सीवियरिटी ज्यादा है इसलिए बच्चों को एडमिट करना पड़ रहा है ज्यादा, या फिर बच्चे 5 साल के जो होते हैं उनको वैसे भी वायरल इन्फेक्शन से उनका इंटेक पुअर होता है, उनका टॉलरेंस नहीं होता है, सिम्टम फ्री मेडिकेशंस नहीं लेते, वॉमिटिंग ज्यादा हो जाता है, इनसेंसिबल डोसेस ज्यादा होते हैं, उस वजह से दूसरे वायरसों की वजह से भी छोटे बच्चों में एडमिशन रेट ज्यादा होता है। तो अभी तक की पूरी तरह से जानकारी हमारे पास नहीं है कि सिर्फ और ओवरऑल वहां पे रेट बढ़ रहा है, सिर्फ बच्चों में बढ़ रहा है ऐसा नहीं है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर पूरी पॉपुलेशन को होता है तो उसमें 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उसका एडमिशन का रेट वैसे भी ज्यादा रहता है, क्योंकि उनका इंटेक अच्छा नहीं होता है, वो मेडिसिन कभी कभी पूरी तरह से लेते नहीं है, वॉमिटिंग ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, वीकनेस ज्यादा होती है, इन शॉर्ट कॉपिंग स्किल्स कम होती है। सो वो एक अलग सब्जेक्ट है। वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन इन फॉर कोविड, वो हम लोग जून से वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बहुत सारी बड़ी चुनौती होगी। मुझे ये लग रहा है कि जैसे ही वैक्सीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रोल आउट होगी, अगर वो पब्लिक और प्राइवेट में पार्टनरशिप करेंगे तो बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा बच्चों को हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि पीडियाट्रिशियंस को बच्चों को वैक्सीनेट करने की वैसे भी आदत होती है, पेरेंट्स का पीडियाट्रिशियंस के साथ वो रेपो होता है। तो अगर गवर्नमेंट जो पीडियाट्रिशियंस है उनके साथ अगर वो कोऑपरेट करती है, स्कूल के साथ एसोसिएट करती है, जहाँ पे ऑलरेडी पेरेंट्स का फेथ है, रेपो है, और सेफ्टी डाटा गवर्नमेंट ऑलरेडी देने वाली है, अगर ये तीनों चीजें एक साथ अगर चालू होगी तो बहुत लंबे टाइम से जो हमें एक अंदर से ये है कि अब बच्चों में वैक्सीन कब आएंगे और कितना जल्दी हम उनको वैक्सीनेट कर पाएंगे, आई थिंक हम सब मेंटली रेडी है। बहुत सारा सेंसिटाइजेशन आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, वेरियस रिसोर्सेज के थ्रू हुआ है, पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसी मेरी मतलब ठीक है, बिलीफ बहुत है। राहत वाली बात आपने कही है डॉक्टर जेसल लब। डॉक्टर समीर भाटी, ये भी कहा जा रहा है कि इस वायरस के कोई खास लक्षण नहीं है, बहुत देर से पकड़ में आता है, ऐसे में तो खतरा बहुत ज्यादा है, और शायद यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है और बहुत तेजी से फैल रहा है। देखिए, जिसे हम लक्षणों की जब बात करते हैं तो इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो कि माइल्ड लक्षण है, बहुत ही हल्के लक्षण है, और दूसरे एसिम्प्टोमेटिक कैसे भी। तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस की जब हम बात करते हैं तो हमारी दोनों ही वेव्स के अंदर था। जब हम शुरुआती फर्स्ट वेव में भी देखें और इवन डेल्टा के टाइम भी हमारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे। तो निश्चित तौर पे एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक किसी भी तरह से केसेस और ट्रांसमिशन का तो एक चिंता बनी ही रहती है। हाँ, एसिम्प्टोमेटिक में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मरीज को खुद भी नहीं पता होता है कि वो एक कैरियर है और वो ट्रांसमिशन जो है वो स्प्रेड किस तरह से जो है इन्फेक्शन को कर रहा है। ये एक हमेशा चिंता का विषय रहता है। हाँ, जैसा कि आप फेस्टिव सीज़न की बात कर रहे हैं कि अभी हमारा न्यू ईयर, क्रिसमस और अभी साथ के साथ वेडिंग सीज़न, और उसके अलावा हम जब बात कर रहे हैं विंटर की, विंटर के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी जो वायरस डिज़ीज़ है वो वैसे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पे अगले आने वाले 2 से 3 महीने, 2 महीने इनफैक्ट थोड़े से हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग रहेंगे, और साथ के साथ जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब कोई नया वेरिएंट आ जाता है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा हमें और ज़्यादा सतर्क और अलर्ट रहने की, और जब डब्ल्यूएचओ इसको ऑलरेडी वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी घोषित कर दिया गया, और अभी तक का फिलहाल जितना डेटा आया इसमें ज़्यादातर दिखाया गया है कि ये ट्रांसमिसिएबल है और इसमें री-इन्फेक्शन के केसेस भी देखे गए हैं, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के साथ-साथ। जब मैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ तो फुली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं, उनके अंदर जो दोबारा से डिज़ीज़ इन्फेक्शन हुआ है, और जब मैं री-इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है और उनको भी दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है। तो ये हर तरह की कंडीशंस को देखते हुए निश्चित तौर पे हम लोगों को पूरी तरह से सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर भाटी, एक इसी के साथ आपने जो बातें कही हैं, इसी में एक कॉम्प्लीमेंट्री में एक क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा कि नॉर्मल जो सर्दी खांसी होती है, जुकाम होता है, इस मौसम में बहुत सामान्य होता है, और ओमिक्रॉन जो है इसके भी लक्षण बहुत प्रोमिनेंट नहीं हो रहे हैं, तो आखिर ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे लोग जो है अंतर करें कि वो कोविड के शिकार नहीं हुए हैं, या पहचान कैसे करें? हाँ, निश्चित तौर पे जिस तरह से अभी डॉक्टर श्रीवास्तव ने भी बताया कि अभी हमें पैनिक तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर करना नहीं है, बट जब पैंडेमिक के दौरान हम बात करते हैं, तो किसी भी तरह के इस तरह के सिम्पटम्स को एक बार हम लोगों को ज़रूर रूल आउट करने की ज़रूरत होती है। हाँ, एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, सिम्पटम्स आपको होते हैं तो आपको आइसोलेट अपने आप को ज़रूर करना है। कई बार हम
उसको कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, ये तो सीजन चेंज हो रहा है और मेरे को इस तरह के सिम्पटम होते हैं, तो डेफिनिटली आपको उसको एक बार ज़रूर रूल आउट कराना है, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पे हम लोगों के पास ये सिम्पटम आए हैं, अभी और आगे डेटा सामने आना बाकी है। जब हमने डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी देखा था, तो कुछ समय के बाद में हम लोगों को और नए ऐड ऑन सिम्पटम्स जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और इस तरह के सिम्पटम जो है सामने आने शुरू हुए थे। तो फिलहाल किसी भी तरह के आपको कोई भी ऐसे सिम्पटम हो तो आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना, अपने आप को आइसोलेट ज़रूर करना। ठीक है। डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, आईआईटी की एक स्टडी में दावा किया गया है कि हमारे देश में जनवरी में तीसरी लहर आएगी और फरवरी में इसका पीक होगा। उधर कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आम पब्लिक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही है कि आखिर किसकी बात सुने, किस पर एतबार करें। एतबार आप सिर्फ अपने ऊपर कर सकते हैं। इस वजह से मैं आपको बताऊं कि डेल्टा वेव के साथ उसके पहले सेकेंड वेव में, उसके पहले फर्स्ट वेव में, मैं आपको बताऊं कि सब मिलाकर के करीब 35,000 पेपर्स पब्लिश हुए थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि क्या होने वाला है। उस 35,000 में से करीब 70% पेपर्स को वापस मतलब विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। इसलिए स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहिए। साइंटिफिक कम्युनिटी भी बहुत अक्सर वो सारी बातें कहती है जिसमें शायद उतनी सच्चाई ना हो। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं गए 18-20 महीने में कि आपने चाहे जो भी कहा होगा वो आपको विड्रॉ करना पड़ा। करीब 70% पेपर्स ऐसे थे। मैं नहीं समझता हूं कि थर्ड वेव कब आएगा ये कौन जानता है। हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि यूरोप से हमारा जितना क्लिनिकल फीचर्स का पीरियड होता है वो करीब 8 से 10 हफ्ते आगे होता है। तो इस समय यूरोप जूझ रहा है अपने सारी दिक्कतों से। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, जनवरी एंड फरवरी बिगिनिंग अगर जो हम लोगों ने सेकेंड वेव या डेल्टा वेव का पैटर्न लिया तो मेरे ख्याल से फरवरी एंड तक हम लोगों को जितनी दिक्कतें हैं वो तब तक हो जानी चाहिए। लेकिन ये देखिए कैसे होगा कोई नहीं जानता है। जो डेल्टा वेव में या उसके पहले सेकेंड वेव में या उसके पहले फर्स्ट वेव में जितने म्यूटेशंस ओमिक्रॉन में हैं उतने म्यूटेशंस कहीं पर नहीं थे। इसलिए ये म्यूटेशंस क्या करने वाले हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो जरूरी है वो ये जानना कि आप सतर्क रहिए, आप सारी बात समझ करके रहिए और आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, जिसमें जो 3-4 चीजें हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे हाथ साफ रखना है, जैसे मास्क पहनना है, ये जो चीजें हैं इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। आप चिंता न करें। जैसे डॉक्टर भाटी ने बताया कि अगर आपको किसी किस्म के लक्षण आ रहे हैं तो अपने आप का इलाज आप ना करें, अपना इलाज ना करके आप अपने डॉक्टर से बात करें। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि और कोई चीज ऐसी है ठीक है जिसको आपको नए तरीके से करने की जरूरत पड़े। यानी अगर कोरोना से अपना विकेट बचाना है तो स्ट्रेट बैट खेलना होगा, डिफेंस अपना मजबूत रखना होगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और ये तो बहुत बुनियादी बातें हैं, ये शुरू से कही जा रही हैं। डॉक्टर जेसल, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस वेरिएंट की वजह से फिलहाल न तो किसी के जान जाने की बात आई है, न ही बहुत ज्यादा कुछ गंभीर मामले सामने आए हैं इसके। तो क्या ये कहा जाए कि अभी ये खतरनाक नहीं है, ओमिक्रॉन से अभी हमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है? ऐसा बोलना या ऐसा सोचना एक्चुअली नहीं, इट इज नॉट इवन अ राइट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कम केसेस अब तक हमको मिले हुए हैं। एंड हमको पता है कि हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो जब तक हमको ज्यादा केसेस, ज्यादा फीचर्स या ज्यादा डाटा दूसरे कंट्रीज से या अपने कंट्री से अवेलेबल नहीं है, ना तो हम ये एश्योर कर सकते हैं कि कुछ नहीं होगा, पैनिक ना हो, या फिर ये भी नहीं बोल सकते हैं कि नहीं इससे बहुत क्रिटिकल होने वाला है। और ये एक वेरिएंट है, बट शायद जैसे हमको प्रीवियस जो वायरसेस है हर 2-4 साल में वो वायरसेस अगर म्यूटेट होते हैं, नए नए स्ट्रेन आते हैं, उनके क्लिनिकल फीचर्स चेंज होते हैं। सो मैं इन समरी सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि प्रिवेंटेबल शुड बी प्रिवेंटेड। ये जो वायरस आया है हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पिछले 2 वेव्स का जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस है वो हमें पता है। अगर हमें उतने गंभीर सेकंड वेव में जो भी हमने सुना, देखा, जो भी हमारा लॉस था, जैसे हमारी लाइफस्टाइल थी, अगर वही स्टेज में वापस नहीं जाना है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है,
तो मास्क पहनना है, जो कोविड मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि मास्क पहनने से खाली कोविड नहीं प्रिवेंट होता है, दूसरे सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस है वो भी प्रिवेंट होते हैं। पीडियाट्रिशियंस के पास आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। तो जो प्रिवेंटेबल है, अगर उसके हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं और उसके बाद में हम थर्ड वेव में जाते हैं, तो शायद वो हमारी गलती होगी। ठीक है और सर, जाहिर सी दूसरे भी बात है जो कि वैक्सीन जी जी, हमें वो गलती नहीं दोहरानी है जो कि अधिकतर देशों में ने दोहराई है। आप इस बीच समझना ये भी चाहेंगे डॉक्टर समीर भाटी कि 80 से ज्यादा देश बूस्टर डोज देना शुरू कर चुके हैं। क्या भारत को भी अब इसकी शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि हेल्थ वर्कर्स को जो वैक्सीन दी गई थी या फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो दी गई थी, पुलिस को दिया गया था, उसका अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है। तो क्या हमें फिर से वो साइकिल भी शुरू कर देना चाहिए? देखिए, इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स और हैं, खाली हम दूसरे देशों से कंपेयर नहीं कर सकते। जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। एक, हम कौन-सी टाइप ऑफ वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी जो ड्यूरेशन है 2 डोज़ेज़ का वो क्या है, किस तरह का एज ग्रुप है, ये सब फैक्टर है। बट उससे पहले 3 चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बूस्टर डोज़ की बात करते हैं, तो उससे पहले हमारे लिए प्रायोरिटी हो जाती है अभी हमारा अगर हेल्थ केयर वर्कर्स में देखूँ तो 8% के करीब लोग ऐसे हैं जो अभी भी फुली वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। और अबाउ 60 एज ग्रुप का मैं देखूँ तो अपने देश के अंदर लगभग 30% के करीब है, वो अभी फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। और 33% के करीब ऐसा एक जो 45 से 59 का एज ग्रुप है, वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। इसके अलावा सेकंड स्टेप पे हमारे जो बच्चों का जो हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, जिसमें 17 साल तक का एज ग्रुप का लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, वो भी अभी नॉट वैक्सीनेटेड ग्रुप के अंदर आते हैं। बच्चों की वैक्सीनेशन में देखें तो सिर्फ 12 साल से ऊपर ज़ाइकोव डी अभी अप्रूव हुई है, जो कि अभी रोल आउट होनी बाकी है और वो भी अभी सिर्फ कोमॉर्बिड बच्चों को लगना शुरू होगा। जी उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो पेशेंट है, उनके अंदर शुरुआत की जाएगी। जी। डॉक्टर ओम श्रीवास्तव क्या कहेंगे इस पर? क्या बूस्टर डोज हमें शुरू कर देना चाहिए? आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर समीर से? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखता हूँ मैं उनकी उनकी बात से। बूस्टर डोज़ में अपना नुकसान तो ख़ैर बिल्कुल नहीं है और फ़ायदा ही है। ये हम लोगों को कितना फ़ायदा है, ये आने वाले 6 महीने, 8 महीने, साल भर में ही मालूम पड़ेगा। उसके कई तरीके हैं पता करने के। आपको हम लोग आम तौर से सिर्फ़ एंटीबॉडीज़ मेज़र करते हैं। उसमें न्यूट्रलाइज़िंग एंटीबॉडीज़ हैं क्या, नॉन न्यूट्रलाइज़िंग हैं क्या, ये फ़र्क हम लोग कर नहीं पाते। उससे ज़्यादा और जो इम्यूनोलॉजी में जिसको कहते हैं मेमोरी टी सेल्स, ये हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक पॉलिसी बन कर के इसमें ये करना पड़ेगा इससे पहले कि आप ये तय कर सकें कि आपका इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितना नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपके पास ये लग्ज़री है कि आप बूस्टर डोज़ और दे सकते हैं, तो आपको ज़रूर देना चाहिए। आप उनको पहले दीजिए जिनका रिस्क ज़्यादा है, पर दीजिए ज़रूर आप। डॉक्टर जेसल सेठ, अगर बात की जाए लोगों की, हम सब इस बात पर एकमत हैं कि हमें जो है मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। जगह जगह की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां बस स्टैंड पर लोग जो है बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्यों हम बार बार ये लापरवाही करते हैं? हमें पता है कि हमने सेकेंड वेव में कितना नुकसान झेला है हमारे देश ने। आखिरकार इस लापरवाही से बचने के लिए क्या किया जाए? आई थिंक जो आप लोग हम लोग ये पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, हमें वही कंटिन्यू करना है। कंटिन्यूअस सेंसिटाइजेशन करना है, कंटिन्यूअस कैंपेन करनी है, पॉजिटिव जो भी उसके फीडबैक्स है वो देने हैं। और जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं भी लिए हैं, क्योंकि अभी बहुत मतलब इंडिया के कुछ कुछ क्लस्टर्स में ये भी सुनाई दिया है कि लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं और वैक्सीन वेस्ट हो रहे हैं। तो वो एरियाज को भी किसी तरह से मतलब सेंसिटाइज करके लोगों को कन्विंस करना चाहिए कि वो ले। कुछ लोग है जो मतलब फ्रंट लाइन में जिन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल में लिए हैं, अगर उनके लिए बूस्टर डोज अवेलेबल है तो उनको भी देने चाहिए। और बच्चों को मतलब वैक्सीनेशन से जो भी पार्शियल प्रोटेक्शन मिलता है वो लेना ही चाहिए। तो हर जगह पे हम जितना भी सेंसिटाइज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एंड नहीं है। हर बंदे को जो जहाँ पे अपने ऑफिस वाले, अपने नेबर्स, अपने सिक्योरिटी, अपने डोमेस्टिक हेल्पर्स, अपने सीनियर्स, जो जहाँ पे हम टीम में काम
करते हैं, हमें सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है कि हम मेजर्स ले, और थोड़ा सा जो पब्लिक एरिया से उसमें शायद अगर गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेंगी वो कि वो स्ट्रिक्ट बने, लेकिन अगर लोग नहीं वो फॉलो कर रहे, अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं समझ रहे, एंड इफ द गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस फॉर दोज पीपल की जो मास्क नहीं पहन रहे, तो वो भी करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ, जो हमने सेकंड वेव में झेला है, हमने खुद सफर किया है, हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे परिवार, जो हमने सुना है, हमें उसमें अगर नहीं जाना है तो हमें थोड़ी सी भी अगर आलस आ रही है मास्क को नीचे रखने की, तो हमें वो दिन वापस याद करके वापस मास्क ऊपर करना ही है, कोविड मेजर्स फॉलो करने ही है। ये हमें पता है कि एक और वेव आएगी, एक और वेव आएगी, हमको दूसरे कंट्री से भी पता है जो ऑलरेडी उनके बहुत सारे वेव्स देख चुके हैं, तो हम वहां पे क्यों वापस जाना चाहते हैं? मुझे मतलब हमें ये चीज अपने मन में दोहरानी है, और जो हमारे बच्चे उनके लिए भी रोल मॉडलिंग करनी है। हम फंक्शन कर सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को फिर से वो डेंजर में नहीं डाल सकते जो हमने अप्रैल में झेला हुआ है। अगर हम इतना याद रखें तो अच्छा रहेगा। जी, डॉक्टर समीर भाटी, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन को लेकर के, तो जैसा कि अभी डॉक्टर जेसल ने बताया कि कई जगह चुनौती आ रही है, लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। अगर आप कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली के आप मेंबर हैं, किस तरह की चुनौतियां अभी भी हैं और क्या हम जल्द से जल्द उन चुनौतियों को पार कर पाएंगे? वैक्सीनेशन का जो पूरा टारगेट है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? अभी फिलहाल जब से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात हुई है, तब हमने देखा है कि थोड़ा सा स्पीड अप हुआ है वैक्सीनेशन ड्राइव, और उसके अलावा जो हमारी हर घर दस्तक वाला अभी जो ड्राइव है उसके बाद तो दोनों को मिला के अब थोड़ा कंपैरेटिवली इंप्रूव हुआ है। सेकंड डोज के लिए भी लोग आ रहे हैं, तो इसी तरह की कुछ जो हमारी एक्टिविटीज है वो सब चलती रहेंगी, तो निश्चित तौर पे हम थोड़ा जो ड्राइव स्लो हो गया था वो और ज्यादा आगे बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि अब सामने से लोग आने लग गए हैं। हाँ, जो चैलेंज आ रहा था बीच में वो वही आ रहा था कि लोगों को लग रहा था कि कोविड तो अब चला गया है, तो कहीं न कहीं जो सेकंड डोज़ के लिए था, तो एक आप ये कह सकते हैं कि एक लापरवाही, और वो थोड़ा उनको लग रहा था कि अभी तो कोविड चला ही गया, और कुछ 1-2 लोग जो है साइड इफ़ेक्ट वगैरह इन सब के लिए बात करते थे। तो अभी फिलहाल वैक्सीनेशन ड्राइव अब थोड़ा कंपैरेटिवली स्मूथ अप होने लग गया है। जब से हेल्थ केयर वर्कर्स ने बाहर भी ड्राइव करना शुरू कर दिया, तो मैं समझता हूँ अब शायद अगले कुछ और दिनों के अंदर ये से और तो कदम उठाए जा रहे हैं। ये भी है कि अब घर घर जाकर के भी वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसी भी तस्वीरें आ रही है कि खेतों में जाकर के जो है लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ेगी। इस बीच डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, एक सवाल, लांसेट स्टडी के में देखा गया है कि जब दो वैक्सीन जैसे एस्ट्राजेनेका, फाइजर, दूसरी वैक्सीन से मिक्स करके शॉट दिया गया तो रिजल्ट बेहतर आए, यानी इम्यूनिटी बेहतर हुई। तो आपको क्या लगता है कि हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में अभी हम हैं, या फिर अभी सीधे जो तरीका चल रहा है उसी को का पालन करते रहें? देखिए, ये जो एविडेंस है ये ऑलरेडी कई महीनों से हम लोग के पास है। कुछ वैक्सीन हैं जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं, कुछ वैक्सीन हैं जो लाइव एटेन्यूएटेड हैं, कुछ डेड वैक्सीन हैं। इन सब वैक्सीन का अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहा है, और इन सब वैक्सीन का जो रिस्पॉन्स है वो काफी हद तक, ऐसा मैं नहीं जानता हूं कि कोई ऐसी वैक्सीन है जिसका रिस्पॉन्स 4 आया हो। कॉम्बिनेशन वैक्सीन में मैं नहीं समझता हूं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये उन लोगों में पहले इस्तेमाल करना चाहिए जिनको कोई रिस्क या कम से कम रिस्क हो, उसके बाद ये हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर से आप यूं देखें, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन कई सारी वैक्सीन को कंबाइन करके, जिसको आज कहते हैं हम लोग क्वाड्री फ्लू, वो 4th जनरेशन है। जो अगले साल या उसके 1 साल बाद आएगी वो पेंटाफ्लू आएगी, वो 5th जनरेशन है। इस वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्जा नहीं है, मगर उस तरीके से कंबाइन करना चाहिए जिसमें पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, जिसमें कोविड-19 आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जैसे इन्फ्लुएंजा है वैसा हो जाए, जिसमें आपको साल में एक बार एक वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो सवाल, आपका जो सवाल है उसका जवाब एक शब्द में ये है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्जा नहीं है कंबाइन करने का। ठीक है डॉक्टर जेसल सेठ, अब हम प्रोग्राम को रैप अप करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंटर्स में बताएं जल्दी जल्दी कि क्या कुछ जो है दर्शकों को करना चाहिए ओमिक्रॉन से निपटने के लिए। पॉइंटर्स में संक्षेप में बताएं।
वैक्सीन लीजिए, अगर आपने नहीं ली है तो लीजिए, 1 डोज लिया है तो सेकंड डोज लीजिए। बच्चों की वैक्सीन जैसे ही रोल आउट होती है, आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को वैक्सीन दिलवाइए। जहाँ पे कंफर्टेबल है वहां पे दिलवाइए, पर जरूर दिलवाइए। कोविड मेजर्स है वो लेने आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि ओमिक्रॉन वायरस इंडिया में क्या तबाही मचाने वाला है। जब तक हमें ये एश्योरेंस नहीं आता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला है, वो प्रिकॉशंस के साइड पे कोविड मेजर्स फॉलो कीजिए। आप अपने सारे फंक्शंस अटेंड कीजिए, लेकिन जो कोविड मेजर्स है, मास्क पहनना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वो प्लीज मेंटेन कीजिए और सेफ रहिए। डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप अफवाहों पे विश्वास न करके जिन लोगों को जानकारी है उनसे आप बात कीजिए, बार बार बात कीजिए। हर सरकार की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं जिसमें इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली मिलती है। उसके अलावा आपके नंबर्स हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। अगर आपको मन में कोई शंका हो, आप वही सवाल दोबारा 3 बार 4 बार, आप 10 बार पूछिए। उसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कोई एतराज करेगा। उससे ज्यादा आपको इतना है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद समझिए। कोई भी सरकार आपके स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती है। आप खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो आप सरकार को आप निर्दोष नहीं ठहरा सकते। ठीक है, डॉक्टर समीर भाटी, कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? जी, अपनी लाइफस्टाइल पे काम करते रहिए, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करते रहिए। आपको कोई भी लक्षण आते हैं, अपने डॉक्टर से तुरंत आप संपर्क करिए। किसी भी तरह से हम लोगों को सिर्फ ट्रांसमिशन को रोकना है। जब तक सब सेफ नहीं है, तब तक कोई सेफ। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को यह बताने के लिए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। लबोलुआब यही है कि अभी इस वेरिएंट को लेकर के बहुत तस्वीर साफ नहीं है। कई तरह की खबरें आ रही हैं, मेडिकल कम्युनिटी में भी इसको लेकर के एकमत नहीं है। ऐसे में डिफेंस आज भी वही है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए आपको खुद भी जिम्मेदारी उठानी होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।